Then next is on the consumer products we can classify on the basis of durability of the products. Durability means कि कितने टाइम तक हम उनको यूज़ कर सकते हैं, वन टाइम यूज़ है, मल्टीपल यूजेज है, और दे आर इंटेंजिबल. सो फर्स्टली नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स. नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट्स जिनको हम बार बार नहीं यूज़ करते. वी कैन यूज़ देम फॉर वन टाइम, और वी कैन यूज़ देम फॉर मतलब कि इतनी ज़्यादा टाइम तक नहीं यूज़ कर सकते, कुछ टाइम के बाद उनका यूज़ जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, दे वैनिश. फॉर एग्जाम्पल डिटर्जेंट्स, वॉशिंग पाउडर्स हो गए, ऑयल हो गया, दे ऑल आर नॉन ड्यूरेबल बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ये ख़त्म हो जाएंगे एंड हमें फिर से बाय करना पड़ेगा. तो इनकी ड्यूरेबिलिटी जो होती है वो बहुत लेस होती है, वेरी लेस ड्यूरेबिलिटी दे हैव. देन इज ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स. ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स वो टेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं दैट सर्वाइव फॉर लॉन्गर टाइम, लाइक रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन एक्सेट्रा. वन टाइम हमने इनको बाय किया तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं, एंड देन आफ्टर सम टाइम वी हैव टू बाय देम अगेन. सो दे हैव मोर ड्यूरेबिलिटी एज कम्पेयर टू नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स. सो दे आर यूज्ड फॉर लॉन्गर पीरियड, एंड इनमें जो हमारे सेलिंग एफर्ट्स होते हैं, पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स होते हैं, वो भी ग्रेटर होते हैं. देन इज ये जो हमने दो कैटेगरीज की हैं, ये हमने टेंजिबल की हैं. टेंजिबल में मेनली हमारे पास थे ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट इज वी हैव द कैटेगरी ऑफ इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स, दैट इज वी आर हैविंग द कैटेगरी ऑफ सर्विसेज. सर्विसेज जो होती है वो हमारी इंटेंजिबल होती है मेनली, कि जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते, बट हम उनको फील कर सकते हैं. लाइक यू आर गोइंग टू सेलो, कि आप अपने हेयर कट, हेयर डू की सर्विसेज लेने जा रहे हो, और यू आर गोइंग टू डॉक्टर इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम. तो ये सर्विसेज को हम देख नहीं सकते हैं, बट वी कैन फील देम. फीलिंग कैसे कर सकते हैं? लाइक इफ़ वी आर सेटिस्फाइड आफ्टर, जब हम हेयर कट करवाते हैं तो वी कैन सी अ चेंज इन आवर सेल्फ. तो ये सर्विसेज जो होती है दे आर मेनली इंटेंजिबल, एंड ये वन टाइम ही कंज्यूम होती हैं. ऐसा नहीं है कि आप इनको बार बार यूज़ कर सकते हो, एक ही बार ही आप इनको यूज़ कर सकते हो. तो प्रोडक्ट मेनली टू कैटेगरीज में होता है. टेंजिबल फॉर्म में जो प्रोडक्ट होता है दैट इज ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल, एंड इंटेंजिबल फॉर्म में वी कॉल इट एज सर्विसेज. So this was all about consumer products. Next category of product was industrial products. Industrial products कौन से products होते हैं जो further production में help करते हैं. दैट मीन्स अगर हमने फर्दर कोई और मटेरियल को बनाना है तो ये दे वर्क एज अ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वर्क एज अ रॉ मटेरियल इन प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड फॉर दैट विल बी यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन. तो जो इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट्स होते हैं दैट आर नोन एज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जो एज अ रॉ मटेरियल वर्क करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में. सो इनकी कुछ कैटेगरीज होती हैं. मटेरियल एंड पार्ट्स. मटेरियल एंड पार्ट्स क्या होते हैं? दीज इंक्लूड गुड्स दैट एंटर दी मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट कम्प्लीटली. मतलब जो भी हमने प्रोडक्ट्स, फाइनल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करनी है उसमें हम इनका यूज़ करते हैं. एंड दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स. रॉ मटेरियल लाइक फार्म प्रोड्यूस हो गया, जो हमें मिल्क वगैरह की रिक्वायरमेंट है किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, और वी आर रिक्वायरिंग कॉटन, शुगर केन ऑयल, तो जो ये फार्म प्रोड्यूस होते हैं. और रॉ मटेरियल क्या हो सकता है? हमारी जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक मिनरल्स वगैरह होगी, पेट्रोलियम, आयरन एक्सेट्रा. सो ईदर इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल और इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल और पार्ट्स, कि जो मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल है ऑलरेडी बट उनकी नीड है हमारी फाइनल प्रोडक्शन प्रोसेस में. फॉर एग्जाम्पल कॉम्पोनेंट मटीरियल्स लाइक ग्लास, आयरन, प्लास्टिक, और कॉम्पोनेंट पार्ट्स सच एज टायर, इलेक्ट्रिक बल्ब एक्सेट्रा. ना अगर हम टायर को देखें तो टायर इटसेल्फ इट इज़ अ कम्प्लीटली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, बट उस टायर का कोई यूज़ नहीं है. वो टायर का यूज़ कब होएगा? जब हम उसको कार में यूज़ करेंगे एंड फाइनली प्रोडक्ट फाइनल कंजम्पशन के लिए बनेगा. तो जो ये कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं ये मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स हैं, बट ये तभी ही इनका यूज़ होएगा जब ये फाइनली इनको एक शेप मिलेगी और ये प्रोडक्शन में आएंगे. सो आर मटेरियल एंड पार्ट्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स. देन इज नेक्स्ट इज कैपिटल आइटम्स. कैपिटल आइटम्स मेनली क्या होते हैं कि जो हमारी प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स में हेल्प कर रही है. लॉन्ग टर्म आइटम्स होती है लाइक कंप्यूटर्स, मशीन्स, एलिवेटर्स, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स अपनी गुड्स फाइनल कंजम्पशन के लिए, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए. देन थर्ड कैटेगरी इज सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज.
तो सप्लाईज़ एंड बिजनेस सर्विसेज जो होते हैं ये हमारे सर्विसेज लाइक हमें जो भी हमारी मशीन्स वगैरह है वो कंटिन्यूसली मेंटेन होनी चाहिए, उनकी रिपेयरिंग होनी चाहिए। तो वो जो सर्विसेज होते हैं, वो जो सप्लाईज होते हैं उसके रिगार्डिंग दे आर नोन एज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, लाइक रिपेयरिंग ऑफ मशीन्स, देन रिपेयर नेल्स वगैरह, प्लांट्स को जो भी रिपेयर करना है, लुब्रिकेंट ऑयल्स जो होते हैं जिससे हमारी जो मशीनरी है वो ईजिली वर्क कर सकती है, रेजिस्टेंस कम हो, एंड अदर थिंग लाइक कंप्यूटर, स्टेशनरी, राइटिंग पेपर एक्सेट्रा, जो भी हमारे प्रोडक्शन को ईजी करती हैं, जो भी हेल्प करती हैं, जो भी सर्विसेज होती है, बिजनेस सर्विसेज एंड सप्लाईज, वी कैन ऑल्सो कैटेगराइज दैम एज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मेनली वो होते हैं जो हमारी फाइनल गुड्स की जो प्रोडक्शन होनी होती है फाइनल कंजम्पशन के लिए, उनके प्रोडक्शन में हेल्प करती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द type of category of product. It is of mainly two category, that is consumer products and industrial products. Next important product decisions are branding, packaging and labeling. ब्रांडिंग मेनली क्या होता है? ब्रांडिंग में वी हैव टू डिसाइड कि ब्रांडिंग हमने आज पढ़ा था कि ब्रांडिंग इज़ अ एनी वर्ड, ब्रांडिंग इज़ एक्टिविटी जिसमें हम ब्रांड अपना फॉर्म करते हैं। ब्रांड कैन बी एनी वर्ड, सिंबल, टर्म जो एक प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट को कंपैटिटर के प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट कर रहा है। तो मेनली ब्रांडिंग का मेन क्या गोल होता है कि प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना फ्रॉम दी अदर प्रोडक्ट्स। तो इसका मेन गोल होता है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। तो हम अर्लियर जेनरिक टर्म्स यूज़ होते थे गुड्स के लिए, लाइक मार्कर, सिंपली हम मार्कर बोल रहे हैं इसको, पेन्स जो हैं वो बंच ऑफ पेन्स जो है उनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, वी आर कॉलिंग देम एज पेन्स। बट आज के टाइम में अगर हम देखें तो स्पेसिफिक ब्रांड है हर प्रोडक्ट के लिए। मोबाइल्स में इतने सारे ब्रांड्स हैं, एप्पल है, लाइक सैमसंग है, सिमिलरली वी आर हैविंग ब्रांड फॉर अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो। सो ब्रांडिंग इज मेनली डन बाय द कंपनी टू डिस्टिंग्विश देयर प्रोडक्ट फ्रॉम द कंपैटिटर्स प्रोडक्ट। सो brand can be any name, term, word, symbol that will describe the product and differentiate it from competitors product. Like we can see कि Apple का एक brand है, Samsung is a brand, Nike is a brand. सिमिलरली जो ये एक ब्रांड्स है जिनसे इनकी प्रोडक्ट कैटेगरी डिफाइन होती है और इनका प्रोडक्ट जो है वो डिफ्रेंशिएट होता है। सो ब्रांड नेम, फर्स्टली ब्रांड में नेम, दैट मीन्स दिस इज़ अ टर्म दैट इज़ यूज वोकलाइज फॉर्म में जो हम यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, सैमसंग, जो हम इनके नेम्स प्रोनाउंस कर रहे हैं, दिस इज़ नोन एज ब्रांड नेम। देन इज़ ब्रांड मार्क। ब्रांड मार्क मीन्स सिंबल। अब ज़रूरी नहीं होता कि एक ब्रांड का पर्टिकुलर नेम ही हो, समटाइम्स देयर कैन बी अ मार्क ऑल्सो, देयर यूनिक मार्क। फॉर एग्जाम्पल वी नो दिस टिक साइन इज़ अ मार्क फॉर नाइक। सिमिलरली एप्पल का भी एक मार्क होता है, हाफ एप्पल, दैट इज़ कट। तो इनका ब्रांड मार्क मीन्स अ पर्टिकुलर सिंबल दैट वी आर यूजिंग टू डिफ्रेंशिएट आर प्रोडक्ट। एंड ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मेनली क्या होता है? इट इज़ लीगल टर्म कि जो भी मैन्युफैक्चरर है उसकी लीगल राइट होती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की। दैट मीन्स हमने अपने ब्रांड नेम को रजिस्टर करवा लिया है, इट इज़ प्रोटेक्टेड, कोई और इसको यूज़ नहीं कर सकेगा। फॉर एग्जांपल जो नाइक है, नाइक का जो ब्रांड है वो अपने शूज़ के लिए यूज़ करेगा, कोई और उसको यूज़ नहीं करेगा, बिकॉज ही इज़ हैविंग ट्रेडमार्क, ही इज़ हैविंग रजिस्टर्ड, ही हैज़ लीगली रजिस्टर्ड हिज ब्रांड नेम। सो दैट इज़ वाई उस पर लीगल राइट्स आ जाती हैं उसकी। ही वॉन्ट्स, ही कैन ट्रांसफ़र दीज लीगल राइट्स। वो फ्रेंचाइजी जो है इसकी वो और मैन्युफैक्चरर्स को पास कर सकता है, बट इट कैन बी डन ओनली विद देयर परमिशन ऑफ द पर्टिकुलर ब्रांड होल्डर। So this was the terms about branding. Now what is the benefit of branding? Firstly, marketers को क्या benefit होता है? Product differentiation होती है, as we have discussed. Apple, Samsung का फ़ोन अगर कोई ब्रांड ना हो तो it will be considered as same, but due to their brand, products are being separated. Then is differential pricing. Now why we see in case of mobile category, एप्पल फ़ोन का प्राइस जो है दैट इज़ वेरी हाई बिकॉज उनकी ब्रांड वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो प्राइसिंग डिफ्रेंशिएशन ब्रांड की वैल्यू उसकी क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस के बेसिस पे होता है। तो ब्रांडिंग क्या हेल्प करती है मार्केटर को? प्राइस, डिफरेंशियल प्राइसिंग जो है उसकी चार्ज करने में हेल्प करती है।
सो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, अगर न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है तो वो भी ईजी हो जाता है, बिकॉज अगर उनका ब्रांड पर्टिकुलरली वेल एस्टैब्लिश ब्रांड है तो उसी ब्रांड के अंडर न्यू प्रोडक्ट जो आएगा तो लोगों के अंदर क्रेडिबिलिटी जनरेट हो जाती है, एक ट्रस्ट होता है उस पर्टिकुलर ब्रांड को लेके, तो डेफिनेटली वो उनका न्यू प्रोडक्ट जो होता है उसको भी ट्राई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एप्पल जो है वो एवरी ईयर न्यू मॉडल लॉन्च करता रहता है एंड customers are very happy to buy, very satisfied to buy those new products, to try those new models because they have high trust and credibility for Apple brand. So these were some of the benefits of branding that were available to marketer. From the point of view of customers, what are the benefits of marketing? Firstly, it helps in product identification. नाउ जिनको एप्पल पसंद है, एप्पल फ़ोन पसंद है, तो दे विल फर्स्टली सी, उनको ब्रांड को वो रिकॉग्नाइज करते हैं तो उनके लिए प्रोडक्ट को बाय करना इजी हो जाता है, बिकॉज उनको क्वालिटी स्पेसिफाई होती है. दे हैव यूज द प्रोडक्ट्स अर्लियर ऑल्सो, तो वो ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनको कौन सा प्रोडक्ट बाय करना है, कौन से ब्रांड का. देन स्टेटस सिंबल भी होता है समटाइम्स, लाइक इफ़ वी सी कि अगर हम एप्पल फ़ोन देखें तो बहुत ज़्यादा फीचर्स जो होते हैं वो डिफरेंट नहीं होते हैं. फ़ोन मेनली वाई वी आर यूजिंग फ़ोन जस्ट टू, हमें कॉलिंग के लिए चाहिए या कैमरा ऑप्शंस चाहिए हमें, तो वो सभी फ़ोन्स में अवेलेबल होते हैं. बट वी आर बाइंग प्रोडक्ट फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड फॉर टू शो एज अ स्टेटस, कि ये शो करने के लिए कि हमारा सोसाइटी में हाई स्टेटस है, दैट इज़ वाई हम ब्रांडेड जिन प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है उनको कंज्यूम करते हैं. देन इज इंश्योर्स क्वालिटी. डेफिनेटली एक ब्रांडेड प्रोडक्ट जो होता है उसकी क्वालिटी ज़्यादा होती है, बिकॉज ब्रांड जो होता है उनकी ट्रस्ट वर्दीनेस होती है, क्रेडिट वर्दीनेस होती है, तो दे मेक श्योर कि वो अच्छी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करें. तो कस्टमर्स के लिए जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा क्वालिटी वाइज अच्छे होते हैं, सुपीरियर होते हैं, तो दे प्रेफर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स टू बाय. सो देर आर सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड. गुड ब्रांड कैसा होना चाहिए, उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स है. Firstly, brand should suggest something about the product, its purpose, quality and benefit. Now, Nike is using this tick sign. So this tick sign is creating a positive sense in the minds of consumer. टिक मीन्स करेक्ट मीन्स पॉजिटिव, दे आर मेकिंग अ करेक्ट चॉइस. सो ब्रांड जो है उसको प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब करना चाहिए कि प्रोडक्ट की मेनली क्या क्वालिटी है, समथिंग एक ब्रीफ आइडिया. इट डजंट मीन कि ब्रांड पूरी तरह से डिस्क्राइब करे, बट एटलीस्ट इट शुड बी रिलेटेबल, वो आइडिया दे उस प्रोडक्ट के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में. देन ब्रांड नेम शुड बी ब्रीफ एंड सिंपल. ब्रीफ मीन्स कि सिंपल हो, इतना डिफिकल्ट ना हो, इतना लेंथी ना हो, दैट लाइक एप्पल, सैमसंग, दे आर वेरी शॉर्ट एंड वेरी सिंपल टू प्रोनाउंस. Then it should be easy to pronounce, spell and remember. ईजी स्पेलिंग्स होने चाहिए, प्रोनाउंसिएशन ईजी होनी चाहिए एंड रिमेंबर करना ईजी होना चाहिए. बहुत लंबा नेम हम अगर ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं, सो इन दैट केस इट विल बी डिफ़िकल्ट. सो स्पेलिंग्स जो हैं वो भी ईजी होने चाहिए ब्रांड के. देन इट शुड बी प्लीजिंग टू आइज एंड ईयर्स. ऐसा ना हो कि ब्रांड जो है वो सुनने में अच्छा ना लगे, हमें नेम बहुत ज़्यादा ऑड है, ऑकवर्ड सा नेम है. सो ब्रांड जो है वो एक अच्छा नेम, अच्छा मार्क, अच्छा सिंबल यूज़ होना चाहिए जो कि आईज और ईयर्स के लिए अच्छा प्लीजिंग साउंड करे. देन इट शुड बी केपेबल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लीगल प्रोटेक्शन. ब्रांड जो है वो इतना केपेबल होना चाहिए कि हम उसको लीगली प्रोटेक्ट कर सकें, सो दैट इट बिकम्स एज अ ट्रेडमार्क. देन इट शुड बी ऑफ अ परमानेंट नेचर. परमानेंट नेचर मीन्स लॉन्ग टर्म नेचर के लिए रहे, जल्दी वैनिश ना हो जाए. इट शुड बी यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव. किसी और के जैसा सेम ब्रांड हमें नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल ब्रिटानिया का जब ब्रांड आया था तो वन कंपनी हैज़ ट्राइड टू कॉपी देयर नेम जस्ट बाय वेयरिंग द स्पेलिंग में एक और ई ऐड करने से उन्होंने न्यू ब्रांड स्टार्ट कर लिया. तो दिस इज़ नॉट अलाउड. योर ब्रांड शुड बी कम्प्लीटली यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव एंड इट शुड हैव डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द अदर ब्रांड्स. एंड लास्ट इज इट शुड क्रिएट अ गुड इमेज. जो ब्रांड है वो एक अच्छी इमेज कम्युनिकेट करे आपके प्रोडक्ट्स, आपकी कंपनी के बारे में. सो ब्रांड शुड बी सच दैट इट इंश्योर्स अ गुड इमेज फॉर योर कंपनी. These were some of the characteristics for a brand name. Next major important product decision is about packaging. Now what is packaging? Packaging is a wrapper or container in which product is enclosed, and so packaging is a process of putting the goods in a package. That means हम goods जो है उनको एक wrapper या एक container में पैक कर रहे हैं
तो पैकेजिंग का मेन रोल क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर सके, उसकी क्वालिटी को प्रोटेक्ट कर सके, एंड सेकेंडली जो वो प्रोडक्ट है उसकी हैंडलिंग जो है वो इजी हो जाए, वेस्टेजेस जो है स्पॉइलेज ना हो प्रोडक्ट की। बट नाउ अडेज पैकेजिंग का बहुत ही मेजर रोल आ गया है, पैकेजिंग भी प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करता है। फॉर एग्जांपल चॉकलेट्स में कैडबरी की चॉकलेट जो होती है दैट इज ऑफ ब्लू कलर का पैकेज होता है। अंकल चिप्स, लेस के जो अंकल चिप्स होते हैं वी नो दे आर ऑफ ब्लू कलर। वी नो पैकेजिंग से हम उनकी कैटेगरी को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल येलो पैकेट ऑफ लेस इज फॉर सॉल्टेड लेस, ग्रीन पैकेट इज फॉर अनियन लेस। सो उनके पैकेज जो हैं वो प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनको ग्रेड करते हैं, उनको एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर स्पेसिफाई करते हैं। तो पैकेजिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रमोशन में, बिकॉज एक अगर यूनिक पैकेज होएगा प्रोडक्ट का तो उससे कस्टमर बहुत एक लेवल तक इन्फ्लुएंस हो सकता है पैकेज को देख के प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। फॉर एग्जांपल पैकेजिंग लाइक बिस्किट जो होते हैं दे कम्स इन पेपर, उनकी एक प्लास्टिक की पैकिंग हुई होती है और पेपर सिंपल रैपिंग पेपर से उनकी पैकिंग हुई होती है। वेयर एवर जो परफ्यूम्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे कंटेनर, अच्छी बॉटल्स में पैक होके आते हैं, सो दैट इज़ वाई दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो जो पैकेज हम यूज़ करते हैं वो भी प्रोडक्ट कॉस्ट में डिटरमिन करता है कि हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होएगी। अगर हम एक्सपेंसिव पैकेजिंग यूज़ कर रहे हैं, कंटेनर यूज़ कर रहे हैं तो प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा होएगा, एंड इफ़ वी आर नॉट यूजिंग दैट मच लाइक सिंपल पैकिंग हम कर रहे हैं तो प्राइस जो है वो कम होएगा। So packaging, there are 3 levels of packaging. Primary packaging means immediate container जो होता है प्रोडक्ट का, लाइक टूथपेस्ट जो होती है वो जिस ट्यूब में होती है दैट इज इमीडिएट कंटेनर, और वो तब तक प्रोडक्ट के साथ रहता है जब तक हमारा प्रोडक्ट जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता, हम उसको यूज़ करते रहते हैं। देन सेकेंडरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग हम कुछ एडिशनल लेयर्स ऐड कर देते हैं प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट की जो ट्यूब होती है वो एक कार्डबोर्ड बॉक्स में आती है, तो उससे क्या होता है फर्दर प्रोटेक्शन मिल जाती है कि ट्यूब पे कोई डैमेज ना हो। देन इज ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग मेनली क्यों होती है कि लाइक जब हमें लार्ज लेवल पे गुड्स जो होती हैं वो ट्रांसपोर्ट करनी होती है गुड्स को, तो उस केस में हम ये थर्ड लेवल ऑफ पैकेजिंग यूज़ करते हैं। बड़े कार्टन्स, बड़े बॉक्सेस यूज़ करते हैं जिसमें हम लार्ज लेवल पे गुड्स को पैक करें एंड हम उनको ट्रांसपोर्ट कर सकें। सो दीज वर दी 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। नाउ वील स्टडी इम्पॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग, वाई वी रिक्वायर पैकेजिंग। First is it helps in rising standard of health and sanitization. It helps in rising standard of health and sanitization. That means कि जो भी पैकेज प्रोडक्ट्स होते हैं वो हेल्दी कंसिडर होते हैं एज कम्पेयर टू नॉन पैकेज प्रोडक्ट्स। लाइक जो प्रोडक्ट्स लूजली पैक्ड होते हैं, मीन्स उनका कोई प्रॉपर पैकेज नहीं होता, वाइट पेपर में पैक होते हैं, उनको कस्टमर्स कम प्रेफर करते हैं बाय करना बिकॉज दे थिंक कि इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये हेल्दी नहीं होंगे। दे डोंट नो कि कब से ये पैक हुए हुए हैं। बट ऑन दी अदर हैंड जो प्रोडक्ट्स प्रॉपर पैक में कवर हुए होते हैं, प्रॉपर पैकेज होता है जिनका, कस्टमर्स उन प्रोडक्ट्स को बाय करना प्रेफर करते हैं बिकॉज वो हेल्दी होते हैं, दे हैव मोर सैनिटाइजेशन। एंड सेकेंडली वो प्रोडक्ट्स प्रॉपरली पैक्ड होते हैं, सील्ड होते हैं, तो वो जल्दी ख़राब भी नहीं होते, लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होते हैं। सेल्फ सर्विस आउटलेट्स, पैकेजिंग किस चीज़ में हेल्प करती है? सेल्फ सर्विस आउटलेट्स। दैट मीन्स कि जो भी ये सेल्फ सर्विस आउटलेट स्टार्ट हुआ है कि कस्टमर आएगा, ही हैज़ टू टेक द प्रोडक्ट हिमसेल्फ, ही हैज़ टू बाय एंड पे द मनी एंड ही कैन गो। देयर विल बी नो सर्विस मैन और मिडल, वहाँ पे कोई भी सर्विसेज देने के लिए पर्सन नहीं होता। तो सेल्फ सर्विस आउटलेट्स में खुद ही हमें जाके पैकेट लेना है एंड बाय करना है एंड मनी देना है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? पैकेजिंग के थ्रू। बिकॉज अर्लियर लूज प्रोडक्ट्स होते थे, उनकी पैकिंग नहीं होती थी, तो सर्विस मैन की रिक्वायरमेंट थी। बट नाउ अ केस प्रोडक्ट इज पैक्ड इन प्रॉपर पैकेज, तो सिंपली वो प्रोडक्ट को पिक करना है एंड कस्टमर कैन बाय द प्रोडक्ट। तो सेल्फ सर्विस आउटलेट्स की जो ये पॉसिबिलिटी थी, इट हैज़ अराइव्ड ड्यू टू प्रॉपर पैकेजिंग। देन इज इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज़। पैकेजिंग ने बहुत सारी इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज़, कुछ यूनिक क्रिएटिव करने की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड की। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ मिल्क। मिल्क अब अर्लियर मिल्क जो आता था वो मिल्क डायरेक्टली हम लेते थे, बट नाउ केस मिल्क प्रॉपर पैकेजिंग, टेट्रा पैकेजिंग में आता है, जिसके कारण वो 4-5 डेज तक हम उसको स्टोर कर सकते हैं एंड वो ख़राब नहीं होता। लाइक अमूल एंड ऑल, इनके मिल्क टेट्रा पैकेजिंग में आते हैं। तो पैकेजिंग ने एक इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी दे दी। मिल्क जिसको हम 1 या 2 डेज से ज़्यादा
ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते थे. नाउ वी कैन स्टोर इट फॉर 4 to 5 days. Then is product differentiation. Packaging helps in differentiating one product from the other. For example, किटकैट और कैडबरी की चॉकलेट हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं? इट इज़ ऑफ रेड कलर पैकेट एंड इट इज़ ऑफ ब्लू कलर पैकेट. तो पैकेजिंग प्रोडक्ट की डिफ्रेंसिएशन में भी हेल्प करता है. देन इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट. आइडेंटिफाइंग मीन्स कि प्रोडक्ट को, एज आई हैव सेड अर्लियर, कि येलो लेस जो होता है, येलो लेस का पैकेट होता है, वी कैन आइडेंटिफाई कि इट इज़ प्लेन सॉल्टेड. ग्रीन वाला वी कैन आइडेंटिफाई इट इज़ ऑफ अनियन फ्लेवर. तो पैकेज के कलर से हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका क्या टेस्ट होएगा. देन इज प्रोडक्ट अट्रैक्टिवनेस. ब्यूटीफुल पैकेजेस जो होते हैं वो कस्टमर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल जब हम दिवाली पे जाते हैं गिफ्ट शॉपिंग करने, तो पैकेज, उसकी जो बास्केट्स होती हैं, जिन बास्केट्स की अच्छी पैकिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं. इट इज़ वेरी सिंपल कि हमें फाइनली वो पैकिंग को खोल के वी हैव टू अल्टीमेटली यूज़ द प्रोडक्ट, बट स्टिल we prefer to buy that have good packaging, attractive package जिनके होते हैं, because it looks very attractive and customer जो होता है वो convince हो जाता है. तो packaging also helps in product attraction. Now third and last decision in under product decision is labeling. सो लेबलिंग मेनली क्या होता है? लेबलिंग में जो भी इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, जो टैग होएगा, जो इन्फॉर्मेशन पैकेज पे मेंशन होती है, दैट इज़ नोन एज लेबल. जो भी कंपनी ने अपना प्रोडक्ट का नेम देना है, अपना ब्रांड वहाँ पे देना है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट्स, प्राइस, एमआरपी, जो सब भी उसने डिटेल्स देनी है, वो सब किस में दी जाती है? लेबल. तो लेबलिंग में मेनली क्या होता है? पुटिंग लेबल ऑन द पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट, पुटिंग टैग ऑन द पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. सो इससे क्या होता है? लेबलिंग इज़ अ टूल गिवन टू मैन्युफैक्चर टू कम्युनिकेट अबाउट इट्स ब्रांड. उसका ग्रेड क्या है, कौन सी क्वालिटी है, क्या प्राइस है उसका, उसके बारे में, ब्रांड के बारे में कैसे कम्युनिकेट कर सकता है एक मैन्युफैक्चरर विद द हेल्प ऑफ लेबल. Following are the functions. Label, it helps in promotion of product. प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट में ये कैसे हेल्प करता है? फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी कोई प्रमोशनल ऑफर दे रही है, लाइक सेव ₹10 ऑन बाइंग कोलगेट, सो ऐसा कुछ ऑफर दे रही है, और बाय 1 get 1 फ्री, तो ये ऑफर्स कहाँ पे दे सकती है कंपनी? मेनली लेबल पे मेंशन करके, ऑन दी प्रोडक्ट जो उसका लेबल है, उसका जो पैकेज है, वहाँ पे प्रमोशनल ऑफर्स जो अपने वो मेंशन कर सकते हैं. देन इज स्पेसिफाई इट्स कंटेंट. स्पेसिफाई इट्स कंटेंट मीन्स कि प्रोडक्ट को डिस्क्राइब, उसकी यूजेज कैसी होएगी, क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्या उसकी एक्सपायरी डेट है, एंड उसका जो एमआरपी है. तो ये सब कुछ जो होता है वो कंटेंट्स जो उसने डिस्क्राइब करने होते हैं वो लेबलिंग पे ही होते हैं, लेबल पे ही डिस्क्राइब होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी से जो रेडीमेड फूड्स होते हैं, तो उनके जो रेसिपी होती है उनको बनाने की, और अदर फूड आइटम्स, तो उनकी रेसिपी जो होती है वो कहाँ पे मेंशन होती है? लेबल्स पे, जो लेबल्स हम डिसाइड करते हैं. देन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट. आइडेंटिफिकेशन हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, जो ब्रांड नेम लिखा होता है, प्रोडक्ट नेम लिखा होता है, उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं. किटकैट की चॉकलेट, किटकैट नेम जो लिखा हुआ है, एंड कैडबरी की चॉकलेट जो उसका नेम लिखा हुआ है, तो वो हम तभी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करते हैं बाय सीइंग देयर नेम, बाय सीइंग द इन्फॉर्मेशन. Grading of products. With the help of label, product can be graded into different categories, like we can say टी की अगर हम कैटेगरी लें, रेड लेबल, ग्रीन लेबल, और अगर हम जब लेबल देख रहे हैं तो हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन सी ग्रीन टी है, कौन सी ये कैटेगरी है. लाइक डिफरेंट कैटेगरीज होती है. ग्रीन टी में भी तुलसी की टी होती है, लेमन टी होती है, तो वो हम उनका लेबल, उनकी इंफॉर्मेशन देख के प्रोडक्ट्स को क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में. लास्ट फंक्शन ऑफ लेबलिंग इज इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ. जो भी लॉ इन्फॉर्मेशन बोलता है वो भी प्रोडक्ट्स जो होते हैं मैन्युफैक्चरर्स वो किसके थ्रू कन्वे करते हैं? विद द लेबल, विद द मेंशनिंग ऑन द लेबल ऑफ द प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल जो भी सिगरेट वगैरह सेल होनी होती है तो लॉ बोलता है, गवर्नमेंट बोलती है कि स्टैट्यूटरी वार्निंग देनी है दैट सिगरेट इज स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. तो ये वार्निंग, जो लीगल वार्निंग होती है, ये भी प्रोडक्ट के लेबल पे ही देनी होती है. सो दैट इज़ वाई दीज वर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ लेबलिंग. So with this, our first element, that is product, among 4 P's product, is over. Next element is price. As we have discussed earlier also, price क्या होता है? Price is mainly the amount, the total sum of goods and services that
that a particular consumer has to pay for buying the goods and services. तो जो total amount उसको pay करना पड़ रहा है, total money pay करना पड़ रहा है, that is known as price of प्रोडक्ट. तो प्राइस जो होता है वो हमारा कैसे, प्राइस जो होता है वो फिक्स्ड होता है. गुड्स एंड सर्विसेज के लिए प्राइजेस जो होते हैं दैट आर बीइंग फिक्स्ड. सो इट इज़ फिक्स्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स. ये प्राइस जो है ये हमने कैसे डिसाइड करना है कि किस प्रोडक्ट, किस गुड, किस सर्विस के लिए हमें कितना प्राइस चार्ज करना है. इट डिपेंड्स अपॉन दी वेरियस फैक्टर्स. फर्स्ट फैक्टर इज प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है मेनली प्राइस सेट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आवर कंपनी इज हैविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दैट मीन्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो उस केसेस में हम प्राइजेस जो हैं वो ज़्यादा सेट करेंगे, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स रखेंगे, तो ताकि हमें ज़्यादा प्राइस मिले एंड हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें. ऑन द अदर हैंड इफ़ वी आर हैविंग सेल्स मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स चाहिए, तो दैट केस हम अपना प्राइस कम सेट करेंगे ताकि उसकी डिमांड ज़्यादा हो एंड अल्टीमेटली गुड्स की सेल जो है वो ज़्यादा हो. तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स पे प्राइस डिपेंड करता है. देन इज़ प्रोडक्ट कॉस्ट. प्रोडक्ट कॉस्ट मेनली होती है कि कितनी कॉस्ट हमने इनकर की है उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए. तो वो जो प्रोडक्ट कॉस्ट में मेनली फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों आती हैं. फिक्स्ड कॉस्ट मींस कि जो हम इनकर करते रहेंगे दैट विल बी फिक्स्ड. रेंट जो है चाहे आप प्रोडक्शन कर रहे हो या नहीं, मंथली रेंट आपको देना ही देना है. वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है, जितने ज़्यादा यूनिट्स होंगे उतनी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होएगी. तो वेन एवर वी हैव टू डिसाइड प्राइस फॉर द प्रोडक्ट वी हैव टू चेक कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कि कितना टोटल हमने उसमें इनकर किया है, कितनी फिक्स्ड कॉस्ट थी, कितनी वेरिएबल कॉस्ट थी. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट प्लस हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन होएगा. सो प्राइस हम कैसे डिसाइड करेंगे, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन. Obviously no one is doing business, no one is selling goods just अपनी cost को cover करने के लिए. Everyone is doing business for ultimately earning some extra, something extra and above the cost that is known as profit margin. तो हम अपने cost of product को check करेंगे and उसमें अपना profit margin add करके उसके बाद product का ultimate final price जो है वो decide करेंगे. Then third factor is in deciding price is utility and demand. तो जो प्रोडक्ट है वो कितनी यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, कितनी यूटिलिटी एंड डिमांड कैसे सेटिस्फाई कर रहा है कंज्यूमर की, उस पर भी प्राइस डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक मीन्स कि प्राइस के बढ़ने या कम होने से उनके डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मेडिसिन्स का प्राइस बढ़े या कम होए वो कस्टमर को बाय करना ही करना है, तो उनकी डिमांड इनइलास्टिक है. सो इन दैट केस प्राइजेस कैन बी चार्ज हाई. इनइलास्टिक डिमांड के केस में हाई प्राइसेस चार्ज हो सकते हैं. बट इन केस कि जहाँ पे डिमांड इलास्टिक है, दैट मीन्स प्राइस के चेंज होने से डिमांड वेरी करेगी, डिमांड डिफरेंट होएगी, वहाँ पे प्राइसेस हाई सेट नहीं कर सकते, प्राइसेस विल बी लो. फॉर एग्जांपल सपोज अगर कोई पर्टिकुलर लाइक अनियन का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डेफिनेटली उनकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हम वो उसके लिए कोई और ऑल्टरनेट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं. सो जिनकी डिमांड इलास्टिक होती है वहाँ पे हम अपने प्राइस को लो ही सेट करते हैं. देन इज़ कंपटीशन. Competition is also an important factor in deciding our prices. For example जहाँ पे हमें इतना competition नहीं है मार्केट में, वहाँ पे हम अपने prices जो हैं उनको simply हमें stable prices हम रख सकते हैं, fixed prices हो सकते हैं, इतना change करने की need नहीं है. But if we are having lot of persons competing with us, तो उस केस में हमें अपने competition के price को देख के अपना price स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज करनी पड़ती है कि कस्टमर्स जो है वो हमारे पास अट्रैक्ट हो. फॉर एग्जांपल पेप्सी की एग्जांपल लें तो पेप्सी के प्राइसेस स्टेबल नहीं होते बिकॉज दे हैव टू चेक द प्राइसेस ऑफ देयर कंपटीशन दैट इज़ कोको कोला. सो उनके अकॉर्डिंग उनके प्राइसेस उनके कंपटीशन के अकॉर्डिंग जो है वो वेरी करते हैं. देन इज़ गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस. गवर्नमेंट की भी कुछ रेगुलेशंस होती है, कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. कहीं प्रोडक्ट्स में जो गवर्नमेंट है वो MRP डिसाइड करता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस डिसाइड करता है. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मेडिसिन एंड इन अदर केसेस, तो वहाँ पे हमें गवर्नमेंट और लीगल रेगुलेशंस को कंसिडर करके ही प्राइस सेट करना होता है. देन लास्ट इज़ मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड.
मार्केटिंग मेथड्स यूज मीन्स कि हम क्या प्रमोशन अपने मार्केट करने के फाइनली इंफॉर्मेशन रीच करवाने के लिए क्या मेथड्स यूज़ कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर टू कन्विंस द कस्टमर्स वी आर गिविंग देम फ्री होम डिलीवरी सर्विसेज, तो इस केस में हमारा जो प्राइस है वो रिलेटिवली हाई होएगा बिकॉज हम उनको फ्री होम डिलीवरी सर्विस दे रहे हैं. अगर हम ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं तो हम अपना प्राइस जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं टू कवर दैट मार्केटिंग कॉस्ट. सो these were the some of the factors that affect our pricing decisions, and we have also covered that what is price, what is the meaning of price. So with this our second element of marketing mix is over. Two elements we have covered for marketing mix. First one was product and second one was price. Now third element of marketing mix is promotion. प्रमोशन मेनली मीन्स कि जो भी हमारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उनके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है अवेयर करना मेनली इसमें कि हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, फाइनली मार्केट कर रहे हैं. प्रोडक्ट जब हमारा बन गया, रेडी हो गया, पैकेजिंग, लेबलिंग, प्राइस, एवरीथिंग वी हैव डिसाइडेड अबाउट द प्रोडक्ट. नाउ फाइनली अल्टीमेटली अब हमने अपने टारगेट मार्केट को इन्फॉर्म करना है अपनी गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में जो भी हमने मैन्युफैक्चर किए हैं गुड्स एंड सर्विसेज, और इफ़ देयर इज़ एनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च. सो प्रमोशन mainly it involves informing the potential customer about firm's product, उसके features, qualities क्या हैं. So it refers to combination of promotion tools or methods that we use. ऐसा नहीं है कि कंपनी प्रमोशन करने के लिए सिर्फ एक टेक्निक यूज़ कर रही है, कोई पर्टिकुलर टेक्निक यूज़ कर रही है. कंपनी कैन चूज एनी टेक्निक फॉर डूइंग द प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स, कि वो साथ ही साथ कुछ प्रोडक्ट्स के लिए एक टेक्निक अडॉप्ट कर सकते हैं और 2-3 टेक्निक्स अडॉप्ट कर सकते हैं, तो कॉम्बिनेशंस में भी अडॉप्ट कर सकते हैं. तो प्रमोशन का अल्टीमेट गोल क्या होता है, जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनके तक इनको अवेयर करना, उनको इन्फॉर्म करना अबाउट द प्रोडक्ट, इट्स फीचर्स उसके क्या हैं, प्रोडक्ट के क्वालिटीज़ क्या हैं, ऑल दी डिटेल्स जो हैं प्रोडक्ट के उसके बारे में इन्फॉर्म करना. सो प्रमोशन कैन बी मेनली डन through 4 ways, that is advertising, personal selling, sales promotion or publicity. Firstly we'll cover advertising. Now what is advertising? Advertising is any paid form of non-personal presentation of goods, services or ideas by an identified sponsor. So presentation में mainly हमारे advertisement में mainly हमारे 3 elements cover होते हैं which we should pay attention. Firstly it is paid form. As we know कि चाहे हमें न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देनी है, चाहे टेलीविज़न पे देनी है, और इवन इफ़ वी आर रनिंग एड्स ऑन इंटरनेट इन टुडेज टाइम, वी नीड मनी. जो भी अपनी एडवर्टीजमेंट रन कर रहा है उसको अपना जो मनी है वो पे करना पड़ेगा. इन केस ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग जो हम गूगल पे एड्स देखते हैं उस केस में जो मार्केटर है, जो एडवर्टाइज़र है, वो किसको पे करता है, गूगल को. सो किसी भी फॉर्म में आप अपनी एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हो, यू हैव टू पे फॉर दैट. देन नेक्स्ट थिंग दैट इज इट इज़ impersonal or impersonality. Impersonal और impersonality means कि नॉन पर्सनल होता है. इट इज़ वन वे कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन इसमें नहीं हो रहा. एडवर्टाइजिंग में हम अपना मैसेज दे देते हैं, उसके बाद जो फीडबैक है, जो भी व्यूअर्स है उनका फीडबैक हम नहीं ले सकते. वी आर नॉट श्योर कि हमारा वो मैसेज डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा. देन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. थर्ड फैक्टर इज आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर मीन्स कि कोई एक पर्टिकुलर कंपनी होती है और फर्म होता है जो कि इस ऐड को स्पॉन्सर करता है, जो इसके लिए पेमेंट करते हैं, जो इसको रिकॉग्नाइज करता है. तो देयर इज आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर फॉर रनिंग दी एड्स. हु इज रनिंग दी एड्स? तो एडवर्टीजमेंट मेनली हम किसकी करते हैं, गुड्स, सर्विसेज और आइडियाज़. प्लेस की भी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, पीपल की एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, लाइक सेलिब्रिटीज़ की एडवर्टीजमेंट होती है. सो एडवर्टीजमेंट कैन बी ऑफ एनीथिंग. Now merits of advertisement. Why we need advertisement? Firstly it educate consumers and make shopping easier. जो एडवर्टीजमेंट है वो कंज्यूमर्स को ऑलरेडी एजुकेट कर देती है, तो सेल्स टीम के लिए ईजी हो जाता है प्रोडक्ट को
सेल करना। इफ़ कंज्यूमर्स आर ऑलरेडी अवेयर कि जो वो एडवर्टीजमेंट देखते हैं टेलीविजन में, तो वो ऑलरेडी अवेयर होते हैं उस एडवर्टीजमेंट को देख के, तो इट इज़ ईजी फॉर देम टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। देन इज इट एनहांसेस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। जो उन्होंने एडवर्टीजमेंट में देखा होता है तो कंज्यूमर के माइंड में एक इमेज जनरेट हो जाती है प्रोडक्ट के लिए, जिससे वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि प्रोडक्ट को यूज़ करने से ये बेनिफिट्स होंगे, तो उनके माइंड में कॉन्फिडेंस हो जाता है एंड जो सेलिंग होती है वो ईजी हो जाती है प्रोडक्ट की। चॉइस, देयर इज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ मीडिया अवेलेबल फॉर एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के केस में प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए बहुत सारे मीडियाज़ होते हैं, लाइक यू कैन रन एनी वीडियो और यू कैन रन एनी ऑडियो, और वीडियो ऑडियो का कॉम्बिनेशन भी हम रन कर सकते हैं। तो बहुत वेज होते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के वे में हम अपने जो प्रोडक्ट है उसको प्रॉपरली एडवर्टाइज कर सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट को वीडियो को यूज़ करके या वीडियो ऑडियो के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके। देन इज इट इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एडवर्टीजमेंट हेल्प्स, जो भी बायर्स होते हैं एडवर्टीजमेंट उनको हेल्प करती है कोई भी न्यू प्रोडक्ट अगर लॉन्च हो रहा है उसके बारे में इन्फॉर्म करके। तो जितने न्यू प्रोडक्ट्स या बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके बारे में वो इन्फॉर्म करते हैं, जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है वो अपग्रेड होता है, वो बढ़ता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर वो अच्छी वेराइटी न्यू प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। देन इज इट क्रिएट्स डिमांड। एडवर्टाइजिंग हेल्प्स टू क्रिएट डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। जब मे बी कई बार ऐसा होता है कि लाइक कस्टमर्स को वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय नहीं करना होता, देयर इज़ नो नीड टू बाय द प्रोडक्ट, बट वो एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो उनके माइंड में एक डिमांड जो होती है वो जनरेट हो जाती है, पर्टिकुलर डिमांड उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। तो इवन इफ दे डोंट रिक्वायर द प्रोडक्ट, बट उनको एडवर्टीजमेंट इतनी कन्विंसिंग लगती है कि दे आर मोटिवेटेड टू बाय दैट प्रोडक्ट, एंड उसके लिए डिमांड जो होती है वो उनकी जनरेट हो जाती है। देन इज इकोनॉमी। इकोनॉमी मीन्स कि एडवर्टाइजिंग जो होता है इट इज़ इकोनॉमिकल। दैट मीन्स कि हम एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों को वाइड मार्केट पे रीच कर सकते हैं। तो जो एडवर्टीजमेंट होती है वो हमारी कॉस्ट इफेक्टिव होती है, बिकॉज वन मैसेज वन टाइम जो एडवर्टीजमेंट होती है वो कितने ही पर्सन्स टेलीविज़न या न्यूज़पेपर में देख रहे होते हैं, तो इट इज़ इकोनॉमिकल फॉर अस. So these were some of the merits of advertisement. Then there are some of demerits of advertisement. Firstly, it is less forceful. लेस फोर्सफुल ये क्यों है? बिकॉज वी डोंट नो, हमें फीडबैक नहीं मिल रहा है, वी डोंट नो कि हमारा जो अल्टीमेट मैसेज है वो हमारी टारगेट मार्केट तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा. एंड इफ़ दे आर लिसनिंग अवर मैसेज, अगर पहुंच भी रहा है तो क्या फीडबैक है उनका, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक है, वी आर नॉट गेटिंग दैट फीडबैक. Then difficulty in media choice. We are having so much medias like television, radio, newspaper, and nowadays online platforms we are having. So it is difficult that which media we should use, because every media has its own advantage and disadvantages. So choice becomes difficult. Then inflexibility. एज एडवर्टीजमेंट में हमारा सेम मैसेज यूज़ होता है, चाहे हम जौन से मर्जी चैनल पे कर रहे हो, टेलीविज़न, रेडियो. सो इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, एज़ पर दी टारगेट मार्केट हम अपना मैसेज चेंज नहीं कर सकते. सपोज हमारा मैसेज इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो जिन हमारे मार्केट, जिनको पर्सन्स जो इलिटरेट है, जिनको इंग्लिश नहीं आती है, सो दे विल नॉट अंडरस्टैंड आवर मैसेज. सो दैट इज़ वाई एक स्टैंडर्ड मैसेज ही होता है जिसको हम एडवर्टाइज कर सकते हैं, हम उसको ऑल्टर नहीं कर सकते हैं. तो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो स्लो कम होती है. देन इज लैक ऑफ फीडबैक. लैक ऑफ फीडबैक में मेनली देर इज़, एज आई हैव सेड अर्लियर ऑल्सो, कि फीडबैक नहीं मिल पाता कि प्रोडक्ट को लेके उनका क्या फीडबैक है, एंड वेदर उनके तक, हमारी टारगेट मार्केट तक हमारा मैसेज जो है वो गया भी है या नहीं गया. सो देर आर सम ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग. दीज ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग आर, फर्स्टली इज दैट इट एड्स टू कॉस्ट. ये कुछ ऑब्जेक्शंस है एडवर्टाइजिंग की, बट इनके साथ ही साथ हम इनको कॉन्ट्राडिक्ट भी करेंगे कि ये ऑब्जेक्शंस एक्चुअली में नहीं एग्जिस्ट करती हैं, एंड एडवर्टाइजिंग इट इज़ बेनिफिशियल. तो फर्स्ट ऑब्जेक्शन क्या आती है एडवर्टाइजिंग के लिए? दैट इट एड्स टू कॉस्ट. तो एज पर्सन्स आर सेइंग कि जब हम एडवर्टीजमेंट रन करते हैं, सो इट इन्वॉल्व्स लैक्स ऑफ रुपीज़. बहुत ह्यूज अमाउंट में हमें इसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है जब भी कोई एड रन होती है टेलीविज़न पे. तो दैट इज़ वाई इट इज़ सेट कि ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर देती है जो भी हम एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं. बट इस जो ऑब्जेक्शन को कॉन्ट्राडिक्ट कैसे किया गया? इट इज़ सेट दैट इट हैज़ बीन कॉन्ट्राडिक्टेड